डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा आसान हो सके, आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सके। अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में ऐसे ही दो खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको अवगत करवा दें आज किन विषयों पर हम ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करेंगे। आज बात होगी टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व प्रबंधन की, और साथ ही बात होगी फूलों में नवाचार एवं विविधीकरण की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स नोट कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हमेशा की तरह एक वही हैं, 1800-113060, 1800-113061। अगर आपको लग रहा है कि आपने फ़ोन किया है और नंबर लगातार बिजी जा रहा है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल हमें सीधा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिखिए 8800520717। एक विकल्प और है आपके लिए, हमारा ईमेल आईडी जो कि है hellokisan2015@gmail.com। स्क्रीन पर अभी आपको दिखाया जाएगा hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप आसानी से चुन सकते हैं और अपने सवाल, अपनी जो भी अगर आपको परेशानी है विषय से संबंधित, वो आप सीधे हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। बात विशेषज्ञों की आइए तो आपका परिचय अभी आइए करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत जी। आपसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व प्रबंधन की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमिता, और आपसे हम जानकारी लेंगे फूलों में नवाचार एवं विविधीकरण की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दोनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तुरंत आप फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपना सवाल पूछिए। लेकिन हमेशा की तरह एक आप सभी से दरख्वास्त, जब भी हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, उसे म्यूट पर रखें। नेटवर्क क्षेत्र में आकर आप प्रश्न कीजिए जिससे कि आपका सवाल हमारे विशेषज्ञों तक साफ आवाज़ में सुनाई दे सके। आइए कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर सारस्वत, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी हम बात करते हैं टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए, तो उसमें सबसे पहले और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मिट्टी का स्वास्थ्य, यानी कि मृदा का स्वास्थ्य जो है वो कैसा है। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए या कहें उसे बेहतर बनाने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन के क्या क्या आयाम हैं, इनका क्या महत्व है, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि ज्योत्सना जी ने बताया है, पोषक तत्व प्रबंधन या फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी जो है मृदा स्वास्थ्य की जो बात बताई है। मृदा के हम सब जानते हैं बड़े सामान्य से 3 गुण होते हैं। इसका भौतिक स्वास्थ्य होता है, रासायनिक होता है, जैविक होता है। इन तीनों में संतुलन बना रहे ज्योत्सना जी, उसके लिए हम जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, उसके भोजन की जो व्यवस्था करते हैं, मिट्टी के भोजन की, और ख़ास तौर से जैविक स्रोतों से, जैविक खादों से, रासायनिक उर्वरकों से, उसी को हम मृदा स्वास्थ्य की बात कहते हैं। और एक वन नेशन वन हेल्थ में माटी का स्वास्थ्य हमारी फसलों के उत्पादन के लिए बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी भी जो है वो लगातार हमारे किसानों को मिलती रहती है अलग अलग माध्यम से। और अब तो हमारे किसान भी इतने जागरूक हो चुके हैं कि फसल की बुआई या किसी भी बीज की बुआई करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच जो है वो ज़रूर करवाते हैं। कई जो है वो कार्यशालाएं भी तैयार की गई हैं और इसी पर जो है वो आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन आपने करना है अगर आप अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। किस तरीके से आप जो है वो अपने पशुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप उनके लिए अच्छा खनिज जो है, अच्छा खाद जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम जो है वो हम बातें आज के कार्यक्रम में ज़रूर करेंगे। साथ ही फूलों से संबंधित भी होगी बातचीत, लेकिन पहले देखते हैं खास रिपोर्ट।
पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब है फसल के लिए जरूरी माने जाने वाले पोषक तत्वों को फसल में देना। बता दें कि पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों की जरूरत के हिसाब से पोषण तत्वों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। वही सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक हैं जिनकी जरूरत पौधों को काफी कम मात्रा में होती है। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और कोबाल्ट आते हैं। तोरिया की फसल में 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का उपयोग करें। असिंचित दशा में 50 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सब्जी फसल में आलू की बात करें तो खेत की आखिरी जुताई पर 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय उपयोग करें। हरी मटर में खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद के साथ 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटैश का उपयोग करें। टमाटर की रुपाई के समय प्रति हेक्टेयर 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या 80 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट के साथ 40 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटैश, 20 किलो जिंक सल्फेट और 8 किलो बोरेक्स का उपयोग करें। पोषक तत्व प्रबंधन पर अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी मदद ले सकते हैं। अगर आप फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो न सिर्फ पैदावार अच्छी होगी बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन पे अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं डॉक्टर नमिता का। डॉक्टर नमिता, क्योंकि आज आपसे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फूलों के बारे में, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से फूलों की खेती जो है वो की जाती है। हमारे किसान आज के समय में कौन कौन से फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले किसान भाइयों और बहनों और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। भारतवर्ष में जो है विभिन्न तरह की जलवायु है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो विभिन्न तरह के फूलों की खेती जो है की जाती है। जैसे कि गेंदा की खेती हो गई, ग्लैडियोलस, क्राइसेंथेमम को गुलदाउदी भी कहते हैं, और गुलाब का अलग अलग तरह का जो है उसमें खेती की जाती है, ग्रीन हाउस में की जाती है या फिर हम बाहरी क्षेत्र में उसकी खेती करते हैं। इसी तरह से ऑर्किड, एंथूरियम, चाइना एस्टर हो गया, जैस्मिन, ये विभिन्न तरह के फूल हैं जिनकी खेती जो है पूरे भारतवर्ष में जो है वो की जाती है। बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से फूलों की खेती जो है वो की जाती है। और अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं या अगर आप कर रहे हैं, किसी तरीके की समस्या उसमें देख रहे हैं या आगे आने वाले समय में आप करना चाहते हैं फूलों की खेती और उससे संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आज का जो विषय है वो हमारे इसी प्रकार के हैं। इस पर आगे भी डॉक्टर नमिता आपसे जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे इसके नवाचार के बारे में। जैसे कि हमने बात की विविधीकरण की यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की भी होगी बातचीत, लेकिन पहले देखते हैं कार्यक्रम में ये खास रिपोर्ट। नवाचार का अर्थ है नई तकनीकों और विधियों को अपनाना। फूलों में नवाचार और विविधीकरण एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें नए और अनोखे फूलों की किस्मों का विकास और उत्पादन शामिल है। ये न केवल किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि फूलों के बाजार में भी नई संभावनाएं खोलते हैं। फूलों की खेती में नवाचार के तहत गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी जैसी पारंपरिक फूलों की किस्में के अलावा नई किस्मों को भी उगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, नवाचार के तहत ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती तकनीकों का उपयोग करके भी फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अगर बात फूलों की विविधीकरण की करें तो विविधीकरण का मतलब फूलों की खेती को एक ही प्रकार के फूल तक सीमित न रखकर अलग अलग किस्मों और उद्देश्यों के लिए फूलों की खेती करना है। जैसे किसान कट फ्लावर और सजावटी फूलों की खेती कर सकते हैं। पारंपरिक फूलों के साथ साथ औषधीय और सुगंधित फूलों की खेती की जा सकती है। बता दें कि सितंबर का महीना सुंदर फूलों की बुवाई के लिए अच्छा माना जाता है।
गेंदे के अलावा केल, नडला, बेगोनिया, गुलदाउदी, डहेलिया, स्वीटवीट, सूरजमुखी, जीनिया, कार्नेशन, पॉपी और लार कुसूर आदि फूलों के लिए क्यारियां अच्छी तरह तैयार करके बुवाई कर दी। इस तरह फूलों में नवचार और विविधीकरण को अपनाकर आप फूलों की खेती से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो फूलों में नवाचार और विविधीकरण से संबंधित देखिए अभी आपने हमारी ये खास रिपोर्ट आपके लिए, अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो आपके लिए एक बार आज के जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो एक बार फिर से दोहरा दें। आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से टिकाऊ फसल उत्पादन अगर आपने करना है तो पोषक तत्व प्रबंधन आप किस प्रकार से कर सकते हैं और फूलों में कैसे नवाचार करें और कैसे विविधीकरण करें। अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या अगर आप पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए। 1800-1130-661 ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। 8800-520-717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर सीधे आप मुझ तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। इसके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। जब भी आप हमें प्रश्न अपने लिखित तौर पर भेजें, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब भी हमें फ़ोन करें अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें। यहाँ पर डॉक्टर सारस्वत, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हमने जो रिपोर्ट देखी उससे पहले हम बात कर रहे थे कि पोषक तत्व प्रबंधन के क्या क्या आयाम हैं, क्या उससे संबंधित और कुछ जानकारी आप आगे देना चाहेंगे? ज्योत्सना जी, जो सबसे पहली बात जो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की जो बात है, देखिए हम सब जानते हैं हमारी जो भी एग्रीकल्चर कृषि में जो फसलें हम उगाते हैं, बड़ी सामान्य सी बात है, सब धरती में होती हैं, मिट्टी में होती हैं, ऊपरी सतह जिसको मृदा बोलते हैं, और वो एक ऐसा माध्यम है जिससे फसलें पोषण प्राप्त करती हैं। अब ये बड़ा टिकाऊ बना रहे, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो, मृदा स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी है कि हम सॉइल टेस्ट, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक उपयोग करें जी। साथ ही साथ अब ये बात आती है कि इसको सतत बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन सी विधाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे जो समन्वित अप्रोच है, समन्वित माध्यम है, प्रयास है, जिसमें कि हम पोषक तत्वों का प्रबंधन, अभी हमने रिपोर्ट देखी 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उनमें जो बाहर से हम देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्राकृतिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब मिलते हैं, बाकी सूक्ष्म तत्व देते हैं। तो एक तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली है, दूसरी समन्वित कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच जिसको बोलते हैं, तीसरी है सघन समन्वित कृषि प्रणाली। इन तीनों का ही जो मूल मंत्र है वो ये है कि हम फसल के लिहाज से क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो मृदा परीक्षण के आधार पर हम इस बात की गारंटी करें कि कौन सा पोषक तत्व हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कौन सा कम मात्रा में चाहिए। इन तीनों को ध्यान में रख के हम जो है ये प्रयास करते हैं कि हमारी फसल को भरपूर पोषण मिले, साथ ही साथ जो माध्यम, जो माटी इसको सपोर्ट कर रही है उसका स्वास्थ्य, मतलब कि उसके भौतिक स्वास्थ्य, उसका जैविक स्वास्थ्य, उसका रासायनिक स्वास्थ्य, ये इतने आवश्यक हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें यदि जीवन माने सूक्ष्म जीव नहीं है तो जो भी हम उर्वरक डालते हैं पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए, अगर सूक्ष्म जीव उसमें उपलब्ध नहीं है या उनकी संख्या कम है तो वो पोषक तत्व फसल को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनकी लीचिंग हो जाती है, निचली सतहों में चले जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। इसलिए समन्वित जो पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली है वो बहुत आवश्यक है। तो हमने ये भी जाना कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो क्या है, जो उसकी कुछ मुख्य बातें वो भी आपने हमें यहाँ पर जो है वो बताई हैं। और इसी के साथ डॉक्टर नमिता, आपसे मैं अब यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, हमने ये तो जान लिया कि देश के कौन कौन से हिस्से में जो है वो हम कौन कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी को अगर फूलों की खेती शुरू करनी है, अब जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल युवा जो है उनका काफ़ी इंटरेस्ट है फूलों की खेती के अंदर, तो कोई अगर शुरुआत करना चाहता है तो किस तरीके से करे, कौन सा अच्छा समय है, कौन से अच्छे महीने हैं जिसमें फूलों की खेती की शुरुआत जो है वो की जा सकती है, क्या बताएंगे?
सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फूलों की खेती की शुरुआत अगर कोई करना चाहता है तो गेंदा एक ऐसा फूल है जिसकी शुरुआत जो है वो कम लागत से की जा सकती है। और गेंदा एक ऐसा फूल है कि आप खुले क्षेत्र में जो है उसको लगा सकते हैं। और गेंदा एक ऐसा फूल है जो पूरे साल आप अलग अलग किस्मों के द्वारा जो है पूरे साल इसकी खेती ले सकते हैं। जैसे कि किस्मों की बात करते हैं तो अब जो समय है, अब ये शीतकालीन गेंदा लगाने का समय आ गया है। तो सितंबर के महीने में, जैसे सितंबर के अंत में या फिर अक्टूबर के शुरू में जो है वो हम गेंदा की किस्म जैसे कि पूसा नारंगी गेंदा हो गया, पूसा बहार हो गया और पूसा पर्व हो गया, तो ये जो किस्में हैं इनका लगाने का समय आ गया है। और किसान भाई जो हैं वो अपने खेत में इसका बीज अगर लेना चाहें तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो बीज उत्पादन इकाई है उसमें इसके बीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ से ये बीज ले सकते हैं। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी तैयार करने वो खुले क्षेत्र में नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर आजकल नई तकनीक जैसे प्रोट्रेस में जो है वो इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और उसके जैसे 20 और 21 दिन के बाद जो है नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसका जहाँ जिस क्षेत्र में वो लगाना चाहते हैं उसमें जो है उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है उसकी रोपाई कर सकते हैं। तो गेंदा एक सबसे अच्छा फूल है जिसका शुरुआती तौर पे जो है इसकी खेती की जा सकती है। बिल्कुल, इससे संबंधित आगे भी आपसे हम जानकारियां जरूर लेंगे। हमारे पहले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर है, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार मैम। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी, फूलों के बारे में जानना चाह रहे थे मैम कि फूलों की खेती हम करना चाहते थे, तो इसके लिए जैसे हम लोग गेंदे की फूलों की फसल लगाते हैं, इसमें क्या होता है कि 2 से 3 महीने ही फूल आ पाते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे अगर 12 महीने इसको हम कंटिन्यू करना चाहें तो क्या ऐसी कुछ किस्में हैं गेंदे की, अगर अन्य कौन कौन सी किस्में हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु के हिसाब से हम लगा सकते हैं, और क्या इसे प्रॉपर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है अगर हम 12 महीने फूलों की खेती करना चाहें तो? थैंक यू। बिल्कुल, और इसका उत्तर डॉक्टर नमिता आपसे हम जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने करनी है टिकाऊ खेती तो कैसे आप कर सकते हैं पोषक तत्व प्रबंधन, और इसके साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि फूलों में किस तरीके से आप नवाचार कर सकते हैं और कैसे विविधीकरण कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले विपिन जी ने सागर मध्य प्रदेश से हमें फ़ोन किया था और उनका प्रश्न डॉक्टर नमिता से ये था कि गेंदे की खेती करते हैं 2-3 महीने तक जो है वो जो है इनकी फूल जो है वो आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, तो कौन सी ऐसी किस्म लगाएं जिसको 12 महीने प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही उनका प्रश्न एक ये भी था कि क्या किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। डॉक्टर नमिता आपसे हम ये जरूर लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 नमस्ते। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल बताइए। इंद्र सिंह जादव जी, आपने उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें फोन किया, क्या जानना चाहेंगे? मैम आजकल जो है कुसुम आता है वो बिल्कुल केसर जैसा आता है, कुसुम का फूल, और काफी महंगा बिकता है, 1 लाख 1.25 लाख रुपए क्विंटल बिकता है।
तो उसकी खेती कब की जाती है, गेडुलस है, जरबेरा है, ये कब की जाती है। मैं हम जो है रेडियो दस्तक भी चलाते हैं, रेडियो जाके भी हूँ और हमेशा जो है आपसे बात करते रहता हूँ। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर नमिता, 2 प्रश्न आपके लिए आ गए हैं। मैं चाहूंगी पहले विपिन जी से शुरुआत करते हैं और संक्षेप में ही रखें आप। सबसे पहले विपिन जी ने पूछा था कि किस तरह की किस्में उगाई जाएं ताकि वो पूरा साल उसकी खेती की जाए। तो सबसे पहले है, जैसे अभी शीतकालीन किस्मों की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा, पूसा बहार। ये किस्में जो हैं वो अभी लगने की हैं और जैसे ही इसमें फूल आ जाते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च में इनके फूल आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर वो और अन्य किस्में लगाने चाहें तो उसमें जैसे विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय की किस्में हैं और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की किस्में हैं, पंजाब गेंदा नंबर 1, तो वो किस्में जो हैं वो आप गर्मियों के महीने में लगा सकते हैं। और जैसे ही गर्मियों के महीनों में मई जून में उनके फूल आते हैं और उसके बाद अगर फूलों की खेती जो है, गेंदा के फूल की खेती वो लगातार करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो किस्में हैं, जाफरी गेंदा है, इसकी किस्में हैं, जैसे पूसा दीप है, पूसा पर्व है, पूसा उत्सव है, तो इनकी बीज लेके जो है वो इनकी खेती जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो फसल चक्कर करके अलग अलग तरह की किस्में लगा के पूरा साल गेंदा की खेती जो है ले सकते हैं। और अभी बात करते हैं कि अन्य फूल जैसे कि ग्लैडियोलस की खेती कैसे करते हैं, जरबरा की है। तो ग्लैडियोलस एक ऐसा फूल है जिसको कार्तिक पुष्प के रूप में उपयोग में किया जाता है और इसका बीज नहीं होता है, इसके जो है वो कंद होते हैं जिसमें कॉम्स उसके कंद होते हैं, उसके कंद से ही इसका जो है वो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसकी खेती करते हैं। तो ये खुले क्षेत्र में आप सर्दियों के दिनों में, जैसे अभी अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वो आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं और करने के बाद ये जो फूल देता है ये दिसंबर के अंत में या जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है वो आप इसका जो फूल ले सकते हैं। रही बात जरबरा की, तो जरबरा एक ऐसा फूल है जिसको हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में जो है वो इसकी खेती की जा सकती है। तो इसमें अलग अलग तरह की किस्में इसमें अवेलेबल हैं, बहुत सारे संस्थान ने इसकी किस्में जो हैं वो डेवलप की है। जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर है, उन्होंने इसकी किस्में की हैं, तो आप वहाँ से उनकी किस्में लेके इसकी खेती पॉली हाउस में जो है वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर सारस्वत, अब आपके पास मैं यहाँ पर ये आना चाहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो ये जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है, इसकी क्या कुछ खास बातें हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? ज्योत्सना जी, मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये 2-3 मुख्य बातें हैं। यद्यपि सभी किसान इस बात से परिचित हैं, उनको बड़ा ज्ञान होता है कि हमारी माटी का स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहेगा, लेकिन फिर भी मुख्य 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात है, हम जो पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो जो हमारी जो फसल की जो प्रकृति है, जिस फसल को हम उगा रहे हैं, वो हमारा जो फसल प्रणाली है उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसमें जो हम फसल चक्र का ज़रूर अपनाएं, क्रॉप रोटेशन करें, सभी किसान भाई करते भी हैं। तीसरी बात है कि मृदा परीक्षण के जो आधार पर जो संस्तुति आती है, उर्वरक उपयोग उस तरह से करना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हम सभी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जितनी हमारी पोषक तत्व की आवश्यकता है फसल में, किसी खास फसल में, धान की हो, गेहूँ हो, दलहन हो, तिलहन हो, या हमारी जैसे चर्चा चल रही है नमिता जी फूलों की खेती की बात भी हम लोग कर रहे हैं, कम से कम 30% जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो जैविक स्रोतों से पूरी होनी चाहिए। इस बात का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जैविक स्रोत हमारे जाते हैं, जिनमें देसी खादें हैं या हरी खादें हैं, इनके माध्यम से पोषक तत्वों का प्रबंधन होता है। बाकी 70% जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से होती है। इस जैविक स्रोतों में 30% में हमारे जैविक उर्वरक भी आते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक हैं, जिसको हम टीका बोलते हैं, दलहनी फसलों में लगाते हैं, एजोटोबैक्टर है। इसके अलावा और भी जो हमारे जैविक उर्वरक हैं वो सब इसमें आते हैं, जिसमें कि 30% की हमारी भागीदारी जैविक स्रोतों से होनी चाहिए। ये 3-4 मुख्य बातें हैं जो सभी किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे अगले कॉलर पृथ्वीराज जी इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 पृथ्वीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हमारे घर पे बगीचा है फूलों का, तो उसपे वो कीड़े होते हैं। कीड़े होते हैं?
तो उस पे क्या सोल्यूशन है? जालौन से आपने हमें फोन किया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जानना जी, ठीक है। तो आप किस बगीचे में कौन से फूल है, कितने समय से ये समस्या देख रहे हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में थोड़ा और? ये हमारे यहाँ 15 दिन से हो रहे हैं। हम तुम्हारे हेलो किसान का ये टीवी पे देखा मैंने। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर नमिता क्या बताएंगे इसके बारे में? हाँ, जैसे आपके बगीचे में जिस तरह के भी फूल लगे हैं उनका जो समय समय पर जो है उनको उनकी कटाई, जैसे गुलाब का अगर फूल लगा है तो समय समय पर उसकी कटाई छटाई करना ज़रूरी है। अगर हम जैसे कोई फूल सूख जाता है और उसको वहीं पे रखते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न तरह के जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं और कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ों से और बीमारियों से बचाव के लिए तो सबसे सही तरीका ये है कि आप जो भी उसमें जो कल्चर प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, सफाई रखें उसमें जो है, और जो सूखी टहनियाँ हैं, सूखे फूल हैं, उनको जो है लगातार जो है वो हटाते रहें। तो ये किचन गार्डन में जो है ये बहुत ज़रूरी है। और किचन गार्डन में अन्य कीटनाशक जो हैं उसका उपयोग ना करें तो वो बहुत ही अच्छा है फूलों के लिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सारस्वत, हम क्योंकि बात कर रहे हैं फूलों की, तो हमारे फूलों को भी बहुत से पोषक तत्वों की जो है वो आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि हम अपने दूसरे जो ये हमारा विषय है उससे भी थोड़ा सा कनेक्ट करें, क्योंकि पोषक तत्व प्रबंधन तो हर फसल को ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फूलों की खेती हो ज्योत्सना जी, या हमारी कोई दलहनी फसल है, या खाद्यान्न की है, या तिलहन है, सभी को पोषक तत्व चाहिए और सभी के लिए वो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात आती है हम उनका प्रबंधन किस तरह से करें कि हमारी जो फसल है उसका उत्पादन भी अच्छा हो। अच्छा, ख़ास तौर से फूलों के मामले में फूल की जो गुणवत्ता है, जो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, मुख्य उत्पाद जो है, गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जानते हैं कि हमारे जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो फूलों की चमक, उनकी जो सेल्फ लाइफ, उन सब में जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिंक है, मैंगनीज़ है, बोरॉन है, इनके बड़ा वो होता है। डॉक्टर नमिता भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि तो बात ये आती है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, अभी हम जैसे बता रहे थे हरी खाद की, लेकिन साथ ही हमने ये भी बताया कि जो फसल की जो नेचर है, प्रकृति है, वो फसल प्रणाली के अनुसार होना चाहिए। तो हम फूलों की खेती में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी जो मृदा का परीक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार पोषक तत्वों के पूर्ति के लिए उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। ये सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर कन्यालाल प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से मौजूद हैं। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ नमस्कार मैडम जी। हाँ, मैं ग्राम बालादर लखा, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। हाँ, गेंदे के फूल की खेती करना चाहते हैं तो इसमें कौन देनी चाहिए या फिर गोबर की खाद देना चाहिए, और इसमें कितना पानी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए? और ठीक है, डॉक्टर नमिता क्या बताएंगे? गेंदे की खेती करना चाहते हैं, कितना गोबर की खाद दें, किस तरीके से करें पालन पोषण उसका? देखिए, अगर आप गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं, उससे पहले अपना जो क्षेत्र है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और उसमें लगभग 15 से 20 टन का जो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो अपना जो खाद है वो उसमें जो है वो डाल दें और उसके बाद ही जो है उसकी जो है वो रोपाई करें। तो रोपाई करने के बाद जो है वो आप अन्य उर्वरक जैसे कि नत्रजन, नाइट्रोजन हो गया, उसको जो है वो हम उसको उसका अपने खेत में जो है वो डाल सकते हैं। और जैसे जैसे जो है वो इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है तो उसके बाद जो है वो हम फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो इसमें डाल सकते हैं 1 महीने के अंतराल पे, और उसके बाद फिर 2 महीने के अंतराल पे जो है वो आप
इसमें डाल सकते हैं। और जैसे ही हमारा जो फूल आना शुरू होता है, ये अलग अलग किस्मों में आधारित है। कुछ किस्में जो हैं वो जल्दी फूल देती हैं और कुछ किस्में जो हैं वो थोड़ा सा देरी से फूल देती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो अन्य उर्वरक जो है वो देने हैं। पर ये सब उर्वरक देने से पहले जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मृदा है उसमें किस तरह के उर्वरक, किस तरह का पोषक तत्व हैं और किस तरह की आपकी रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो हैं, चाहे आप गेंदा की खेती करें या अन्य फूलों की खेती करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो हैं वो पोषक तत्व उसमें दें। अगर आपकी मृदा में पहले से ही पोषक तत्व मौजूद हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बाहर से जो है पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के फूल जो हैं वो हमें अच्छा साइज़ उसमें जो है मिल जाए, तो उसके लिए हम अलग तरह के जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, बायो स्टिमुलेंट जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, तो उसका उपयोग भी हम अलग अलग अंतराल पे जो है गेंदा की खेती के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको टिकाऊ रूप से करनी है खेती तो कैसे आप कर सकते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। और साथ ही हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती में नवाचार के बारे में, और साथ ही बात कर रहे हैं इसके विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन से संबंधित। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जानना पूछना समझना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। डॉक्टर सारस्वत, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, अनुकूलित उर्वरक उपयोग से क्या तात्पर्य है और इसे कैसे करना चाहिए? आपसे इसका प्रश्न का उत्तर जरूर लूंगे। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो, भुवनेश मीणा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ भाई, हमारी सोयाबीन की फसल है तो उसमें, हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि सोयाबीन में उर्वरक देना चाहिए या फिर गोबर की खाद डालनी चाहिए? जी, डॉक्टर सारस्वत क्या बताएंगे? सोयाबीन में उर्वरक देना चाहिए या गोबर की खाद डालना चाहिए? कोटा राजस्थान से। भुवनेश जी, गोबर की खाद या देसी खाद तो हमारी पहली प्राथमिकता है, वो तो आधारभूत तौर पर डालनी ही है। अब उर्वरक उपयोग की जो बात है वो इंटीग्रेटेड पोषक तत्व प्रबंधन, जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है, तो आपको करना है कि गोबर की खाद तो डालनी ही है और उसके बाद उसकी जो संस्तुत मात्राएं हैं उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व और पोटासियम वो भी डालना है, लेकिन चीज़ दोनों डालनी है, किसी को हटाया नहीं जा सकता है और हटाना भी नहीं चाहिए। देसी खाद, जैविक खाद, जिसका कि गोबर की खाद एक बेस्ट एग्जांपल है, उसको ज़रूर डालना है। जी बिल्कुल। और फ़ोन आने से पहले मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि अनुकूलित उर्वरक उपयोग क्या होता है, इसे कैसे समझें? इसके बारे में भी मैं थोड़ा ये मुख्य बातें बताना चाहूँगा कि जो अनुकूलित जो सिफारिशें हैं, कस्टमाइज्ड जो एप्लीकेशन है, उसमें हमारी जो प्रिसीजन फार्मिंग के जो अप्रोच हैं उनमें जैसे ड्रोन से एप्लीकेशन करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र का करते हैं, उसके अलावा खड़ी फसल में ग्रीन सीकर से नाइट्रोजन की स्थिति जानते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट आवश्यक है, कितनी नहीं है और कौन कौन से तत्व हैं। तो इन विधियों का जो उपयोग करते हैं उनको ही हम जो है अनुकूलित सिफारिशों का एक आधार है, उसके आधार पर उर्वरक उपयोग किया जाता है।
जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर नमिता, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो यही है कि कौन कौन से फूलों में हम नवाचार कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी नई विधियों से जो है वो फूलों की खेती की जा रही है। इसके संबंध में आपसे ज़रूर उत्तर लूँगी। हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमारे साथ मौजूद है फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे? हाँ नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ, नंबर 1 पहले फूल पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फूल में जो नवाचार करना है तो हम पूरब की ओर से पश्चिम की ओर अगर पौधा लगाएं, पहले छोटे लगाएं, फिर उसे बड़े लगाएं, फिर उसे बड़े लगाएं और उसे बड़े लगाएं, जो हवा है और सूर्य की किरणें जब हमारे पौधे पे पड़ेंगे तो कितना पैदावार बढ़ेगी। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो टिकाऊ खेती के ऊपर जो गर्मी की हमारी गहरी जुताई है, जिससे जो है पानी की जल धारण क्षमता हमारी बढ़ती बरसात का। और दूसरी चीज जो हम फसल चक्र अपनाते हैं, हरी खाद देते हैं, और जो उसमें हमारे जो दलहनी तिलहनी फसलों का उपयोग करते हैं, और दूसरी उसके जो अवशेष है वो अगर हम खेतों में मिलाते हैं तो हमारे खेत को कितनी बड़ी मजबूती मिलती है मिट्टी को, ऐसे कितने पैदावार हमें बढ़ सकती है। जी डॉक्टर सारस्वत, पहले तो आपसे ही जानना। जी मैं हाँ, इसमें आपने बहुत जानकारी अपने आप से ही दी, लेकिन एक इसके साथ साथ मैं आपकी बात में ही और आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे हरी खाद करते हैं, हरी खाद का आपने उदाहरण दिया है। हरी खाद में हमारे जो उत्तर भारत में जो मुख्य फसलें हैं, जैसे कि हम धान गेहूँ फसल चक्र में करते हैं तो मूंग की खेती करते हैं, और धान लगाने से पहले पैडी से पहले हम जो है ढैंचा की भी करते हैं। कहीं कहीं जो फुलसन होता है, सनई जिसको बोलते हैं, उसकी भी करते हैं। तो अगर हम मूंग की खेती कर रहे हैं, हरी खाद का सबसे बढ़िया तरीका मूंग की खेती। मूंग की खेती जैसे ही हम जो है गेहूं की कटाई के बाद हल्की सिंचाई की अगर व्यवस्था करके मूंग की खेती करते हैं, बुवाई करते हैं, 60 दिन में 65 दिन में एक से एक बढ़िया प्रजाति हैं। IIPR कानपुर से भी हैं और हमारे HI हिसार से भी हैं, कोटा राजस्थान से भी हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर 60-65 दिन की हमने मूंग लगाई है, उस मूंग से 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज हमें दाने की प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस 2 महीने में या 65 दिन या 70 दिन हमारी खेत में जो फसल रही, इससे अब इसको जुताई करके मिट्टी में मिला दिया तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में मूंग की फसल अपने इस 60-65 दिन के समय में लगभग 80 किलो नाइट्रोजन उसमें छोड़ती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करती है। अब 80 किलो नाइट्रोजन अगर हम ये मान के चलें ज्योत्सना जी, जैसे हमारे किसान भाई बोले हैं, 160 किलो यूरिया के बराबर होती है। 160 किलो में कम से कम 50 किलो का एक बोरा मानते हैं तो 3 बोरा और उससे ज़्यादा ये हमारी प्राकृतिक रूप से जो है हमारी मिट्टी को ये भोजन मिलता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूर्ति होती है। ऐसे ही हरी खाद है, धान लगाने से पहले उससे 110 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जमा करती है। जो सनई है वो भी 110 से 115 या 120 किलोग्राम तक उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है। ये जितनी हमारी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वायुमंडल से सूक्ष्म जीवों के राइजोबियम के माध्यम से, उसके आधार पर हम यूरिया की गणना करके उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। और ऐसी जो खाद देने के बाद इसमें आप जो भी फसल लेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके सड़ निकलने से मिट्टी का जीवांश बढ़ता है, और जीवांश बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो बेस्ट उसका जो उदाहरण है कि हम जितने भी उर्वरक देते हैं खेत में, तो चाहे DAP से, यूरिया से, पोटासियम से, सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी देते हैं, वो मिट्टी के भीतर स्थिरीकरण हो, उनका फिक्सेशन हो, माने कार्बनिक पदार्थ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण किए रहेगा और धीरे धीरे फसलों की जड़ों को प्राप्त होता रहेगा। तो हरी खाद का उपयोग सर्वथा उपयुक्त है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त अलवर राजस्थान से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप फूल वो रखे हैं गेंदा और गुलाब, तो उसमें जैसे कि मच्छर की दवाई देते हैं तो उसमें बाकी क्या मधुमक्खियां मर जाती है, तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर नमिता, अब आपके पास 2 प्रश्न है। एक नंद स्वरूप मिश्रा जी का प्रश्न है, वो भी नए नवाचारों के संबंधित ही जानना चाहते थे, और उनका ये निरंजन जी का अगला सवाल है, तो मैं चाहूँगी आप दोनों का ही उत्तर दें। जी
हाँ, देखिए, चाहे गेंदा की फसल है या गुलाब की फसल है, आजकल बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है और आसपास जो हैं बहुत सारे वीड्स हैं, खरपतवार हैं। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहला जो सजेशन है वो ये रहेगा कि आसपास जितने आपकी जहाँ पे भी आपने खेती की है, चाहे गुलाब लगाया है, चाहे आपने गेंदा लगाया है, तो आसपास के जितने भी खरपतवार हैं पहले उनको जो है वो लगातार से जो आप उसको हटा दें। वही एक कारण है जिसकी वजह से जो है वो गेंदा में या गुलाब में जो है वो बहुत सारे कीड़े जो है लगते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि क्षेत्र में जो है जिस खेत में हमने लगाया होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जो गेंदा है वो पानी के लिए बहुत ही नाजुक है, तो हमें लगातार जो है वो पानी जो है वो हटा देना चाहिए। और अगर हम कीटनाशक की बात करते हैं तो कीटनाशक हमें तभी ही स्प्रे करना है जब बहुत ज़्यादा उसमें कीट्स देखने को मिलते हैं, पर उससे पहले हमें हमेशा जो भी हमारी जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, खरपतवार हटाना है, समय से पानी को निकालना है और अन्य सस्य क्रियाएँ जो करनी है, अगर हम लगातार करते रहते हैं तो ये समस्या जो है वो नहीं आती हैं। फिर भी अगर आ जाएँ तो हमारे पास जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो कीटनाशक हैं वो हम उसमें जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके आज जो नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इस तरह का कीट जो है वो आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से जो है इसकी रोकथाम जो है वो हम करें। और अगर गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब में जो है वो क्योंकि सूखे फूल हो जाते हैं इस समय में जो है, और सूखे फूल की वजह से जो है वो उसमें जैसे कि डाई बैक आना शुरू हो जाता है, तो उसका जो सूखे फूल हैं, सूखी टहनियाँ हैं, उसको जो है वो कटाई छटाई जो है उसमें धीरे धीरे से जो कर देनी चाहिए ताकि हम कीटों से और बीमारियों से बच सकें। और अभी आने वाले समय में जैसे कि मध्य अक्टूबर में जो है गुलाब में कटाई अगर छटाई आप अच्छे तरीके से कर देते हैं तो आपका उसके बाद जो है वो नई फसल आने को तैयार हो जाएगी। तो और जो भी आप कटाई छटाई करते हैं, जो उसकी टहनियाँ हैं, आप उसको जो है नए पौधे बनाने के लिए भी आप उसको जो है वो तैयार कर सकते हैं, तो उससे आपसे नए पौधे भी बन जाएंगे, आपके पौधों की कटाई छटाई हो जाएगी। और कटाई छटाई करने के बाद आप उसमें अच्छी तरह से जो है वो FIM और अच्छे उर्वरक अगर उसमें देते हैं तो 45 से 60 दिन के बाद जो है वो आपके पौधे जो हैं वो फूल देना शुरू कर देते हैं। तो ये इन सब बातों का जो है वो आप गेंदे में भी ध्यान रखिए और गुलाब में भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर नमिता, आपसे मैं यहाँ पर अब एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बरसात का मौसम जो है वो काफ़ी है, हमारे देश के कई हिस्सों में जो है वो बरसात इस वक्त हो रही है, और जैसा कि आपने ये भी बताया कि सितंबर के आखिरी जो दिन होंगे वहाँ से जो है वो हम फूलों के जो बीज हैं वो डालने शुरू कर सकते हैं। ऐसे में लेकिन अगर बरसात पड़ जाती है और किसी ऐसी परिस्थिति में खेत आ जाता है जहाँ पर बाढ़ जैसी जो है वो स्थिति अगर हो जाए, तो ऐसे में जो है वो खेत में से पानी की निकासी का प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करें अगर हम इस तरीके की कोई स्थिति आ जाए तो उस वक्त? सबसे पहले क्योंकि बीज बोने की बात है तो हम उसको नर्सरी हम उसके कहते हैं किसी भी बीज की जो है, तो क्योंकि बरसात का मौसम है, बाहर कई बार जो है वो बीज जर्मिनेट होता है, नहीं होता है ज़्यादा पानी की वजह से, तो उसको हम जो है या तो हम शेड नेट में या छोटे जो पॉली हाउसेस होते हैं उसमें जो है हम इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या फिर जो प्रो ट्रेज होती हैं उसमें हम एक एक बीज जो है वो लगाते हैं। उसकी वजह से जो है जितने बीज हैं वो सारे हमारे अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और हमें किसी भी बीज का जो है वो उसमें लॉस नहीं होता है। और रही बात जो है पानी इकट्ठा हो जाता है तो जो खेत है वो सबसे पहले हमें बिल्कुल समतल करना होता है। तो आजकल जैसे नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स के साथ जो है वो लेज़र लेवलर आ रहे हैं, तो उनका प्रयोग करके जो है वो हम अपने क्षेत्र को बिल्कुल समतल कर सकते हैं, ताकि उसमें जो है जिस साइड को हम चाहते हैं कि पानी का बहाव जो है क्षेत्र में उस दिशा में जाना चाहिए, उस दिशा में हम लेज़र लेवलर की सहायता से जो है वो मिट्टी का पानी का बहाव जो है कर सकें और
उसके बाद ही हमें अपनी चाहे वो गेंदा की फसल है या अन्य पुष्पों की फसल है उसकी हमें रोपाई करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उन क्षेत्र में हम उन्हीं फूलों का प्रयोग करें जो पानी के लिए सेंसिटिव नहीं हैं, पानी में ख़राब नहीं होते हैं। तो विशेषकर उन फूलों की ही खेती की जानी जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर कंवल नयन सिंह जी अमृतसर पंजाब से मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें पंजाब से कॉल किया है। अपना सवाल पूछिए कंवल जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं जानना चाहता हूँ कि जो गोबर गैस की सलरी होती है। हेलो। जी, हमें आपकी आवाज़ मिल रही है, अपना सवाल पूछिए आप। जो गोबर गैस की सलरी होती है उसमें जानना चाहते हैं कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और डीएपी यूरिया वगैरह कितनी कम डालनी चाहिए उस खेत में। ठीक है जी, डॉक्टर सारस्वत क्या बताएंगे? बिल्कुल सही पूछा आपने। जो गोबर गैस की स्लरी है या आप उसको किण्वित खाद कहते हैं, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें ये सबसे जो इसका जो मुख्य स्रोत है वो सूक्ष्म तत्वों का है। साथ ही साथ इसमें लगभग 1.5% जो है नाइट्रोजन होती है, 1.5% ही फास्फोरस होता है और 1% से 1.25% तक जो पोटेशियम होता है, सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। हमारा यहाँ पर आपसे ये कहना होगा कि जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर या स्लरी जिसको बोलते हैं आप, किण्वित खाद, उसको आप 4 जो टैंकर होते हैं, एक टैंकर, तो उसको 4 टैंकर जो आप 1 हेक्टेयर में डालें तो बाहर से आपको उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको आप आपके नज़दीकी जो पंजाब से जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप इसकी और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसको उपयोग करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारी जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, इसमें ख़ास तौर से क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो असंतुलित उर्वरक उपयोग से जो मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसको सुधारने में से बहुत बड़ी मदद मिलती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कुछ और सवाल करेंगे शामिल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं टिकाऊ खेती के लिए आप कैसे कर सकते हैं या टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन, और साथ ही बात हो रही है फूलों में नवाचार और उसके विविधीकरण की। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, आइए उनका सवाल लें। हेलो। हेलो, प्रदेश से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। तो आप अपना, हमें आपका सवाल जो है वो आसानी से सुनाई दे पाएगा। हाँ जी, मैं वो माना वाला वाल्मीकि मध्य प्रदेश। हाँ जी, सवाल पूछिए वाल्मीकि जी, जल्दी। हाँ, हम बोल रहे हैं कपास की खेती करते हम लोग, तो कपास की खेती करते हैं, कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर सारस्वत क्या बताएंगे? कपास की खेती में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप जो भी अभी तक कर रहे हैं उसमें मैं 2 ही सुझाव देना चाहूँगा। एक तो आप जो है फसल चक्र उसमें अपनाइए। दूसरा है कि जो आप जो सॉइल की टेस्टिंग, मिट्टी की जांच कराते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता होगा,
उसमें जो संस्कृति आती है उसको ध्यान में रख के ही उर्वरक दें, और साथ ही साथ उसमें जो है देसी खाद या हरी खाद के माध्यम से उसके जीवांश को बढ़ाएं। जीवांश जब मिट्टी का कार्बन, जिसको हम मिट्टी के मृदा के स्वास्थ्य की रीढ़ होती है, इसको बढ़ाने से उसमें पोषक तत्वों की धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, वायु संचार और सूक्ष्म जीवों का रहन सहन, उनका स्वास्थ्य, तो सब अच्छा होता है। आपकी फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, फसल पे ही बात हो रही है तो डॉक्टर सारस्वत, अब आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मेरा आपसे ये रहने वाला है कि ये जो फसल अवशेष होते हैं, इनका प्रबंधन किस प्रकार से करें, कैसे ये हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने में काम कर सकते हैं और कैसे ये पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि अब वो समय आने ही वाला है जल्द ही जब हमें देश के कई हिस्सों से ये सुनने को मिलता है कि फसल अवशेष जो है वो जलाए जा रहे हैं, और हम भी लगातार, अब हमारे किसानों को भी इस बात की जागरूकता होने लगी है कि फसल अवशेष को जलाना नहीं है बल्कि उसका प्रबंधन करना है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा समय है अभी ही इस बारे में बात शुरू करने का। ज्योत्सना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारे कोई भी किसान अपने फसल के अवशेष को जलाता नहीं है। सभी किसान जानते हैं कि मेरी खेत में, मेरी माटी में 2-3 चीज़ें, प्लास्टिक, लोहा, शीशा, पत्थर, कंकड़, इनको छोड़ के बाकी जो कुछ है वो मिट्टी का भोजन है। सब किसान इस बात को जानते हैं और सब इस बात का भरपूर प्रयास करते हैं। कोई किसान वो नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फसल अवशेष की आपने बात की है, हमारी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी जो भी पैडी में आई हैं, कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि जो हमारी धान की जब कटाई होती है तो उस समय एक गेहूं की बुवाई का समय भी आता है और किसान को वो खेत खाली करके जो है उसको अगली फसल बोनी पड़ती होती है, ख़ास तौर से गेहूं। अब किसान के साथ क्या दिक्कतें आती हैं कि वो जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जो फाने खड़े रह जाते हैं उनको वो भरसक प्रयास करते हैं कि वो या तो स्वस्थाने, मतलब खेत के भीतर या खेत से बाहर उसको इंतज़ाम करते हैं, काट के बंडल बना के रखते भी हैं। अब लेकिन मैं इस बात को यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे सभी किसान ज़्यादातर जो सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है और मल्चर है, स्लाइसर है, उससे वो फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाते हैं जो फाने रह जाते हैं धान की कटाई के बाद, मशीन हार्वेस्टिंग करने के बाद कंबाइन से। इससे क्या है कि मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो भी फसल अवशेष है वो सबसे बड़ा स्रोत है कार्बन बढ़ाने का। कार्बन मतलब जीवांश, और जीवांश जो है खेत में जब वापस मिलाया जाता है इंस्टीट्यूट क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के माध्यम से, तो उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि मिट्टी में जो जैविक स्रोत, जो मतलब उसका जो ह्यूमस है, जो सड़ गल करके अंतिम जो पदार्थ बनता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, और वो उसकी मिट्टी की स्वास्थ्य का सबसे बड़ा द्योतक है कि वो उसमें कितना है, वो उसके पीएच मान को भी निर्धारित करता है जी। तो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय से किसान को अगर मशीनरी उपलब्ध हो जाती है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो इस बात को बहुत तत्परता के साथ अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को आगे मैंने समृद्ध करने में बिल्कुल प्रयास। हमारी अगली कॉलर सुनीता जी पानीपत हरियाणा से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनका सवाल लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो जी सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? जी जैसे हमने 15 नौजीरी लगा रखी है। सवाल दोबारा दोहराएं, अपनी टीवी की आवाज को जल्दी बंद कर दीजिए और सवाल दोहराइए। सुनीता जी, टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, सवाल दोहराइए। धान लगाया हुआ है आपने, आगे क्या जानना चाहेंगी? ये हमने जो कर वो ना मतलब गोडा है, ज्यादा लंबाई नहीं रखी जी ना, लंबाई नहीं आ रही है, धान लगाया हुआ है। हाँ, आज जिसमें कुछ में आ रहे हैं कुछ में नहीं आ रहे। ठीक है डॉक्टर सारस्वत, जितना समझ आ पाया मैं चाहूंगी कि आप उसका संक्षेप में उत्तर दें, क्योंकि अब हमारे पास समय भी खत्म हो रहा है। जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है और बोनी किस्म का धान है तो उसकी लंबाई उतनी नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। आप उसमें आप जिस भी जगह से हैं वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से यथाशीघ्र संपर्क करें और इस बात का समाधान अवश्य मिलेगा।
जी बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर नमिता, आपसे भी मैं अब यही जानना चाहूँगी कि हमारे जो किसान लगाना चाहते हैं, फूलों की खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको मुनाफा उससे ज़्यादा हासिल हो सकता है, इसके बारे में चाहूँगी चलते चलते आप 2 शब्द ज़रूर बताएं। हाँ, अगर मुनाफे की बात की जाए तो फूल जो है पारंपरिक तौर पे तो हम गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी की हम खेती कर ही रहे हैं, पर आजकल जो है एक एनुअल क्राइसेंथेमम एक फूल है जिसकी किस्में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी तैयार की है, जैसे पूसा धबल है, पूसा स्वर्णा है। तो ये किस्में, ये बहुत ही अच्छी तरह का फूल है और इससे आप गेंदा से ज़्यादा जो है या अन्य फूलों की अपेक्षा जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं गेंदा की, गुलाब की, तो उसमें अलग अलग तरह की जो है कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि पिंचिंग हो गया। तो अगर हम कोई भी गेंदा की किस्म लगाते हैं और हम अलग अलग तरह की पिंचिंग करते हैं तो उससे जो है अलग अलग समय में हम फूल ले सकते हैं, और जब हमें अलग समय में फूल मिलता है तो हम फूलों की जो डिमांड है, फूलों का जो हमें पैसा हमें मिलता है, मुनाफा हमें मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कि फूलों से ज़्यादा मुनाफा लेना है तो हम मूल्य संवर्धन की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी हमारा फूल बच रहा है हम उसे वेस्ट ना करके उससे अलग अलग तरह के उत्पाद जो हैं वो बना सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो उनसे ले सकें। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, दोनों विषयों के संबंध में बहुत अच्छी जानकारियाँ साझा की, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि अगर आपने अच्छी फसल उत्पादन हासिल करना है तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, और साथ ही हमने फूलों की खेती में नवाचार और उसके विविधीकरण के बारे में भी जाना। अब आपको बता दें कि हम अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम में किन 2 विषयों पर जानकारियां हासिल करेंगे। हमारे अगले 2 विषय होंगे मशरूम उत्पादन की तकनीक, और इसके साथ ही जो हमारा अगला विषय होगा उसमें हम बात करने वाले किन्नू संतरा के बागों की देखभाल। दोनों विषयों के संबंध में पहले से कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार ये नंबर आपके लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न लिखवा सकते हैं। अगर आज के कार्यक्रम में कोई जानकारी छूट गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। रंग लेकर भारत से निकलती है हल्दी, दुनिया के हर बाजार में जाकर बिकती है हल्दी। 2030 तक 1 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो जाएगा आराम से। किसान की सारी खेती बाजारीकरण पर आधारित है। हल्दी के अंदर तेजी देखने को मिली थी, क्या वो 2025 खत्म होने के पहले दोबारा देखने को मिलेगी? खेती के व्यवस्था को समझते हुए प्रोसेसिंग की तरफ आए। भारत के अंदर में हल्दी का कारोबार क्या नई दिशा और दशा दिखाता है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी।
घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।